दोस्तों, हमने पार्ट 1 में सीखा था किसी को क्रिटिसाइज ना करें। उसी प्रिंसिपल के रिलेटेड आज हम बात करेंगे ऐसे 12 प्रिंसिपल जिनसे आप लोगों को अपनी बात मनवा सकते हैं अपने तरीके। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपको लोगों से डील करना होता है हर दिन अपनी लाइफ के, तो आप डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल को जरूर पढ़ें। हमारे पास अक्सर इतना वक्त नहीं होता है कि हम एक बुक रीड कर पाएं, इसीलिए मैं इस बुक की समरी लेकर आया हूँ जिसका ये 3rd पार्ट है। इस बुक के बाकी 2 पार्ट्स भी देखें जिनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। इसी के साथ मैं गुरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल माइंडस्वैप में, जहाँ हम लाते हैं बुक समरीज और शॉर्ट स्टोरीज। हमारे चैनल माइंडस्वैप का मोटिव है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, मनी को लेकर जो माइंडसेट है उसे चेंज करें और उनको हेल्प करें अपनी लाइफ में अर्ली रिटायरमेंट अचीव करने के लिए। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है माइंडस्वैप। स्वैप नेगेटिव माइंडसेट विद पॉजिटिव माइंडसेट। और मुझे आशा है कि आप मेरे इस टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद करेंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक बार की बात है, ऑथर और उनके पुराने दोस्त फ्रैंक गैमॉन्ड एक पार्टी में जाते हैं। डिनर टाइम उनके साथ बैठे एक आदमी से उनकी थोड़ी बहस हो जाती है। बहस एक कोट को लेकर थी। देयर आर डिग्निटी दैट शेप्स आवर एंड्स, रफ हाउ देम हाउ वी विल। वो आदमी कहता है कि ये कोट बाइबल से है। ऑथर को पता था कि ये कोट शेक्सपियर की बुक से है, इसीलिए ऑथर अपनी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस एंड अपने आप को सही साबित करने लग जाते हैं और कहते हैं चलो किसी तीसरे से पूछ लेते हैं। वो फ्रैंक गैमंड से पूछते हैं। फ्रैंक ऑथर को टेबल के नीचे से अपनी लेग से शांत होने का इशारा करते हैं और कहते हैं द नोबल मैन इज करेक्ट। ये कोट बाइबल से ही है। कुछ देर बाद ऑथर और फ्रैंक जब कार में जा रहे थे तब ऑथर कहते हैं आपने झूठ क्यों बोला। तब फ्रैंक कहते हैं मुझे पता है वो कोट हैमलेट एक्ट 5 सीन 2 से है, पर जिस इंसान ने हमें इनवाइट किया उसको गलत साबित करके हम क्या जताना चाहते हैं, क्या हमें वो अपना फ्रेंड बना पाएगा। इसीलिए कभी भी आर्गुमेंट ना स्टार्ट करें क्योंकि इससे हमको कुछ हासिल नहीं होगा, पर हमारी फेस वैल्यू उस इंसान के लिए जरूर डिक्रीज हो जाए। इसी के साथ प्रिंसिपल 1 हमें कहता है द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्गुमेंट इज टू अवॉइड इट। वन थिंग ओनली आई नो एंड दैट इज दैट आई नो नथिंग। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी ये गलती अक्सर की है। लोगों की गलती बताना एंड उनको समझाना वो गलत है, और इससे मुझको बस एक चीज सीखने को मिली। हम खुद को तो सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट किया है। एक बार बेन को ओल्ड मैन साइड में ले जाते हैं और कहते हैं बेन यू आर इम्पॉसिबल। योर ओपिनियन हैव अ स्लैप इन देम फॉर एवरीवन हु डिफर्स विद यू। दे हैव बिकम सो ऑफेंसिव दैट नोबडी केयर्स फॉर देम। योर फ्रेंड फाइंड द वे enjoy themselves better when you are not around. You know so much that no man can tell you anything. Indeed, no man is going to try, for the effort would lead only to discomfort and hard work. So you are not likely even to know any more than you know now, which is very little. Old man Ben को बताते हैं कि आप लोगों की गलती इतना निकालते हैं कि जब आप उनके पास जाते हैं तब वो डिस्कम्फर्ट फील कर। कोई आपको कुछ बताना नहीं चाहता, कोई आपको सिखाना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको सब पता है, बट जितना आपको पता है वो कुछ भी नहीं है और अब वो उतना ही रहने वाला है। इसीलिए प्रिंसिपल 2 हमें कहता है शो रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन्स ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। हमें दूसरे के ओपिनियंस को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आप गलत है। हो सकता है जो ओपिनियंस वो हमें बताना चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो उनके हिसाब से सही है, लेकिन हमारे हिसाब से गलत है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि उनके दिए गए ओपिनियंस बिल्कुल गलत है। ऑथर अपनी एक स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनकी एक आदत थी अपने डॉग के साथ वॉक पे जाना। वो अक्सर डॉग को अपने साथ ले जाते थे। पार्क में जाने के बाद उसकी चेन को खोल देते थे क्योंकि उनका डॉग छोटा था, उससे एंजॉय करना अच्छा लगता था और ऑथर को भी ये पसंद नहीं था कि उसमें चेन लगी रहे उसके साथ हमेशा। वो उसे फ्रीडम देना चाहते थे। लेकिन एक बार उन्हें पुलिस ऑफिसर मिलते हैं और कहते हैं क्या आपको ये नहीं पता है कि ये कानून के खिलाफ है। आप इस तरीके से अपने किसी भी डोमेस्टिक पेट एनिमल को इस तरीके से बिना चेन के नहीं छोड़ सकते। ऑथर कहते हैं वो तो इतना छोटा है, वो किसी को क्या बाइट करेगा। पुलिस ऑफिसर कहते हैं रूल्स तो रूल्स हैं, हो सकता है वो यहाँ पर किसी जानवर को मार दे,
अगर आपने दोबारा इस तरीके की गलती की तो मैं आपको फाइन लगा दूंगा। और फिर नेक्स्ट डे भी वो ऐसा ही करते हैं। वो अपने डॉग को फ्रीडम देना चाहते थे, इसलिए वो डॉग की चेन खोल देते हैं जब भी वो पार्क में आते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वही सेम पुलिस ऑफिसर उन्हें फिर से मिलते हैं। इस बार ऑथर पुलिस ऑफिसर को देखकर तुरंत ही गिल्टी फील करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। मुझे पता है कि आपने कहा था अगर नेक्स्ट टाइम मेरा डॉग इस तरीके से दिखता है तो आप मुझ पे फाइन लगा देंगे। लेकिन इस बार पुलिस ऑफिसर उन्हें बहुत पोलाइट वे में कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी एनिमल फ्रीडम चाहता है, उन्हें नहीं पसंद आता है कि उन्हें हमेशा हम चेन में रखें। ऑथर कहते हैं लेकिन वो किसी स्क्वेरल को भी मार सकता है। इस पे पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि स्क्वेरल्स बहुत फास्ट होती हैं और उसके बस का नहीं है कि वो उनको हंट कर पाएगा। लेकिन ऑथर अपनी गलती को हमेशा स्वीकार करते रहते हैं। हर उनके वर्ड पे जो भी आगे से पुलिस ऑफिसर कहते हैं उस पे अपने आप को गिल्टी मानने लग जाते हैं। फाइनली पुलिस ऑफिसर उन्हें कहते हैं कि आप इसे माउंटेन साइड पे ले जाया करिए जहाँ पर ये बिना चेन के आसानी से घूम सकता और वहाँ पर कोई और एनिमल्स नहीं है जिन्हें ये हर्ट करेगा। इस छोटी सी स्टोरी से ऑथर हमें केवल ये बताना चाहते हैं कि अगर हमने कोई गलती की है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये फैमिली में भी हो सकती है, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकती है, ये किसी भी सिनेरियो में हो सकती है। क्योंकि अगर आप उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका ज्यादा चांसेस है कि उस बात को वहीं पे खत्म किया जा सके। इसी के साथ प्रिंसिपल 3 हमें ये सिखाता है, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथेटिकली। डैनियल वेबिस्टर एक सक्सेसफुल लॉयर थे। आखिर उनकी सक्सेस का राज क्या था? आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। ऑथर हमारे साथ डैनियल वेबिस्टर का एक केस शेयर करते हैं। केस का प्लॉट है कोर्ट के अंदर जब डैनियल वेबिस्टर जज से कुछ कहते हैं, इट विल बी फॉर द ज्यूरी टू कंसीडर, दिस मे परहैप्स be worth thinking of. Here are some facts that I trust you will not lose sight of, or you with your knowledge of human nature will easily see the significance of these facts. डैनियल जब अपनी बात रखते हैं जज के सामने, वो उसे कुछ इस तरह से प्लॉट करते हैं कि वो उनका कोई आइडिया नहीं है पर वो कुछ फैक्ट्स हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जज इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे और इन्हें कंसीडर करेंगे। लेकिन डैनियल ने जो फैक्ट्स उन्हें दिए थे वो असल में डैनियल्स के खुद के ओपिनियंस थे। आप उसे खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्क बस इतना था कि उन्होंने अपने ओपिनियंस को इस तरह से दिया कि वो फोर्सफुली अप्लाई नहीं हुए पर वो कुछ फैक्ट्स की तरह दिखाई दी। इसी के साथ प्रिंसिपल 4 हमें सिखाता है, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। हमें किसी से अगर कोई हेल्प चाहिए या किसी से कोई काम करवाना है, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं या किसी तरीके से फोर्सफुली उस चीज को अप्लाई करना है उनके ऊपर। आपको हमेशा फ्रेंडली वे से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम किसी के आइडियाज या प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं जो कि वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हमें कभी भी उस व्यक्ति को बीच में डिसरप्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उन्हें बीच में डिसरप्ट करके उनके आइडियाज या अपने ओपिनियंस देंगे, 99% चांसेस है कि वो उसे नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, नजरअंदाज कर देंगे। क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब तक वो अपनी बात को पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। इसीलिए आपको इनकरेज करना चाहिए सामने वाले को, अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह एक्सप्रेस करें। इसी के बाद आप उन्हें ओपिनियंस, सजेशंस दे सकते हैं। इसी के साथ प्रिंसिपल 6 हमें सिखाता है, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और चाहते हैं कि आपके बॉस आपके प्रोजेक्ट के साथ एग्री करें, तो आपको उनको ये फील करवाना होगा कि ये जो आइडिया है, ये जो आइडिया आप लेकर आए हैं उनके पास प्रोजेक्ट में, ये असल में उनका है, आपका नहीं है। क्योंकि कभी कभी हमें क्रेडिट ना सोच के, जिस तरह माउंटेन स्ट्रीम से वाटर रिसीव करने के लिए रिवर्स और सीज हमेशा उनसे नीचे होते हैं, उसी तरह हमें कुछ चीजें अचीव करने के लिए कुछ चीजें गिव अवे करनी चाहिए। इसी के साथ प्रिंसिपल 7 हमें ये सिखाता है कि लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। हमें उनसे ये फील करवाना चाहिए कि ये जो आइडिया आप उन्हें दे रहे हैं ये असल में उन्हीं का है, ये आपका आइडिया नहीं है, आप उनके आइडिया पे काम कर रहे हैं। I would rather walk the sidewalk in front of person's office for 2 hours before an interview than step into that office without a perfectly clear idea of what I was going to say and what that person saw for my knowledge of his or her interest and motives
was likely to answer। ऑथर बताते हैं किसी के ऑफिस में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाने से बेटर है कि हम उनके बारे में रिसर्च करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करें, हम जानने की कोशिश करें उनकी कंपनी के बारे में, उनके काम करने के तरीके के बारे में, ताकि हम उनकी तरह सोच सकें और उनके साथ बेटर कम्युनिकेट कर सकें। इसी के साथ प्रिंसिपल 8 हमें ये सिखाता है, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। इन सभी प्रिंसिपल्स के साथ जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, ये केवल आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ताकि आप समझ सके हमें इन प्रिंसिपल्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में। अगर हम इस पूरी बुक के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनमें से 80% भी इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर भी हमारे लिए बहुत बेटर होगा। हमारी जो पर्सनैलिटी है उसे ये बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेगा। Here is magic phrase that could stop arguments. I don't blame you, one, for feeling as you do. If I were you, I would undoubtedly feel just as you do. ऑथर हमारे साथ एक और स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट में एक बुक लिटिल वुमन की ऑथर लॉइसा मे एलकॉट के एड्रेस को गलत बता दिया था। उस ब्रॉडकास्ट में उन्होंने उनका एड्रेस 2 बार न्यू हेमिस्फीयर बताया जो कि गलत था। अब इससे हुआ क्या, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे हमारे साथ कई बार कोई चीज गलत कोई प्रोनाउंस कर देता तो उसे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया जाता है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये पुराने समय से होता आ रहा है। फर्क इतना है कि आजकल कमेंट्स में उसे ट्रोल किया जाता है, पहले लेटर्स और टेलीग्राम्स भेज के ट्रोल किया जाता था। ऐसा ही एक किस्सा डेल कार्नेगी हमारे साथ शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें एक लेटर रिसीव होता है एक नोबल लेडी से, जिसमें वो लिखती हैं कि अगर आपको कुछ नहीं पता है किसी के बारे में तो आपको उन्हें नहीं बोलना चाहिए। आपने केवल एक बार एड्रेस गलत नहीं बोला, आपने बार बार 2 बार गलत बोला। और उन्होंने कुछ इस तरह के वर्ड्स लिखे थे जिन्हें पढ़ के किसी को भी गुस्सा आ सकता था। लेकिन डेल कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं अगर मैं भी इन्हें इसी तरह से ऑफेंसिव वे में रिप्लाई करूंगा तो आर्गुमेंट्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑथर इस लेटर का रिप्लाई देने के लिए सोचते हैं। थोड़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें उन लेडी का नंबर मिल जाता है। वो उन्हें कॉल करते हैं और कहते हैं मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो लेटर आपने मुझे लिखा कुछ हफ्ते पहले उसके लिए। आगे से लेडी बोलती है मैं किससे बात कर रही हूँ। ऑथर बताते हैं मैं डेल कार्नेगी बोल रहा हूँ। आपने मेरा ब्रॉडकास्ट सुना लॉइसा मे एलकॉट के बारे में और उसमें से कुछ गलतियां फिगर आउट करने के बाद आपने मुझे लेटर लिखा जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही में मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैंने उसमें कुछ चीज़ें गलत कही जिसके वजह से आपको ठेस पहुंची। ऑथर ने डायरेक्टली उनसे अपोलाइज किया। आगे से लेडी बोलती है मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ मिस्टर कार्नेगी, मैं असल में अपना टेम्पर लूज कर गई थी, इसीलिए मैंने आपको इस तरह से उस लेटर में लिखा। ऑथर आगे से कहते हैं नहीं मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें कुछ चीजें गलत बताई। मुझे असल में बोलने से पहले कुछ रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। वो तो आप थी जिन्होंने मेरी उस गलती को फिगर आउट किया। उसके बाद उनकी कुछ और बातें होती हैं जिसके बारे में आप उस बुक में रीड जरूर करें, जिसके लिए आप उनकी बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल को एक बार रीड जरूर करें। बेसिकली ऑथर हमें इसमें से ये बताना चाहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है और उसकी वजह से सामने से कोई ऑफेंसिव हुआ है, हो सकता है उन्होंने अपना टेम्पर लूज किया हो, लेकिन हम अगर उनके ही वे में उनसे बात करेंगे तो ये चीज को खत्म नहीं करता है। यही चीज हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में, अपने ऑफिस में, हर जगह हमारे ये बात लागू होती है। ये एग्जाम्पल केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि हमें किस तरह से ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। इसी के साथ प्रिंसिपल 9 हमें ये सिखाता है बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन्स आइडियाज एंड डिजायर्स। किसी भी पर्सन के लिए अपनी लाइफ में 2 रीजन होते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। एक वो जो सुनने में अच्छा है, दूसरा वो होता है जो रियल होता है। इंसान करना तो रियल काम चाहता है जो उन्हें रियल में करना, लेकिन हम उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें साउंड गुड होता है, हमें अच्छा लगता है सुनने में। चलिए हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर फेरल अपनी एक स्टोरी को शेयर करते हैं जिसमें वो बताते हैं उनके अपार्टमेंट्स समर के टाइम में हमेशा खाली हो जाते थे जिसकी वजह से उन्हें रेंट नहीं मिलता था। ऐसा ही एक किस्सा वो बताते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनके एक टेनेंट जो कि उनके अपार्टमेंट में रेंट पे रह रहे थे, उन्हें पता चलता है कि वो इस रूम को
छोड़ना चाहते हैं। हालांकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट जिसमें साफ तौर पे लिखा था कि वो इतने मंथ्स के पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते हैं और रेंटेड अपार्टमेंट को खाली नहीं कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर फेरल सोचते हैं कि मैं इस बार कुछ अलग तरीके की और टैक्टिक को अपनाऊंगा। वो मिस्टर डोई को बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे पता चला है कि आप अपार्टमेंट को खाली कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप रुकिए, क्योंकि आपकी इच्छा है आप जा सकते हैं। लेकिन जहां तक हम ह्यूमंस हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, जो हमें नॉर्मल एनिमल से अलग करता है। हम अपने वर्ड्स पे हमेशा रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने वर्ड्स का ख्याल रखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अपना डिसीजन अगले मंथ मुझे मेरे टेबल पे रख दीजिएगा और मैं आपके डिसीजन को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करूंगा। आपका जो भी डिसीजन होगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। बेसिकली इसमें वो मिस्टर डोई को ये चैलेंज देते हैं, एक तरह से उन्हें मतलब एहसास दिलाते हैं कि उन्होंने अपनी जुबान दी थी, अपने वर्ड्स किए थे कि वो इतने मंथ्स तक उनके अपार्टमेंट में रहेंगे। वो केवल उन्हें इतना याद दिलाते हैं और उसके बाद वो उन्हें ये भी कह देते हैं कि अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। फिर क्या था, नेक्स्ट मंथ उन्हें रेंट मिल जाता है और वो जेंटलमैन आके कहते हैं कि उन्होंने और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया है वो इस समर यहीं पे रहेंगे और वो इस अपार्टमेंट को वैकेंट नहीं करेंगे। हालांकि मिस्टर फ्रैंकली के पास उनकी लिखी हुई लीज थी जिससे वो चैलेंज कर सकते थे और वो फिर भी उन्हें रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने आसान तरीका अपनाया। और इसी के साथ प्रिंसिपल 10 हमें सिखाता है अपील टू द नोबलर मोटिव। अगला प्रिंसिपल हमें बताता है ड्रामेटाइज योर आइडिया। हमारे पास अगर कोई आइडिया है, हमें दूसरे के लिए उसे आई कैची बनाना होगा। हमें उसे कुछ इस तरह से बनाना होगा कि वो लोगों को देखने में कुछ अट्रैक्टिव लगे, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आए। जैसा कि इस वीडियो में बात करें, बहुत कम लोग होंगे जो इस पॉइंट तक आए होंगे क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए। बहुत लोगों ने इसे 1 या 2 मिनट की स्टार्टिंग में ही स्किप कर दिया होगा क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि उन्हें जो चीजें चाहिए उन्हें कुछ मिनट्स में मिल सकती है, जो असल में होता नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने आइडिया को और प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना है इंफॉर्मेशन के साथ, तो आपको कुछ आइडिया को इस तरह से बनाना होगा जो आई कैची लगे। आपने एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे, टीवी पे आते हैं, आपने देखा होगा वो कंपनी किस तरह से उस एडवर्टीजमेंट को अपने प्रोडक्ट के साथ रिलेट करती है। आपको मोर देन 80% ऑफ द टाइम में ये पता ही नहीं चलता है कि ये एड है किस चीज के बारे में। वो आपको एंड में दिखाते हैं। बहुत सारी बेस्ट कंपनीज हैं, टीवी की एडवर्टीजमेंट आती है, हो सकता है किसी शॉपिंग की, क्लॉथिंग की, इस तरीके की अगर कोई भी आती है एडवर्टीजमेंट, वो बहुत ही आई कैची होती है। प्रिंसिपल 12 हमें ये सिखाता है थ्रो डाउन अ चैलेंज। अगर हमें किसी से कोई काम करवाना है, एक ग्रुप ऑफ पीपल से अगर हमें काम कराना है, तो हमें चैलेंज थ्रो करना चाहिए। अगर आप बॉस हैं, आपको अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज से टारगेट पूरा करवाना है, इस तरह के अगर कोई भी काम होते हैं तो हमें टारगेट्स को चैलेंज बना के थ्रो करना चाहिए। इसी के साथ ऑथर एक स्टोरी शेयर करते हैं, चलिए उसे देखते हैं। चार्ल्स के पास एक मिल थी जिनके कर्मचारी कुछ खास काम नहीं कर रहे थे। वो मैनेजर से पूछते हैं कि आखिर उनकी कैपेबिलिटी को क्या हुआ, उनकी कैपेसिटी इतनी कम क्यों हो गई है, टर्नओवर लगातार गिर रहे हैं। मैनेजर बताते हैं उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए हैं, लेकिन लोग काम नहीं करना चाहते। जितना वो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा वो काम नहीं कर पाए। चार्ल्स कुछ देर तक सोचते हैं और उनके एक एम्प्लॉय के पास जाते हैं और पूछते हैं आप लोगों ने आज कितने प्रोडक्ट्स बनाए। उनमें से एक एम्प्लॉय कहते हैं सर 6। वो चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे बहुत बड़ा सारा लिख देते हैं 6। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या हुआ, तो चलिए बताते हैं। जब नेक्स्ट टाइम नाइट शिफ्ट के लोग आते हैं और वो 6 को देखकर पूछते हैं मैनेजर से आखिर ये क्यों लिखा हुआ है, तो वो बताते हैं कि जो डे शिफ्ट में थे उन लोगों ने 6 प्रोडक्ट्स को बनाया है। तो उनके लिए अपने आप चैलेंज आ जाता है एक। तो उसके बाद वो 7 बनाते हैं। 7 बनाने के बाद ब्लैक बोर्ड से 6 को रब करके वहां पर 7 लिख देते हैं। फिर से जब डे शिफ्ट के एम्प्लॉयज आते हैं, वर्कर्स आते हैं, वो पूछते हैं ये किसने लिखा, तो वो बताते हैं कि रात के जो नाइट शिफ्ट के लोग थे उन्होंने 7 प्रोडक्ट बनाए थे और उन्होंने यहाँ पर 7 लिखा है। तो वो और मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद उस नंबर को वो 10 पे पहुंचा देते हैं। इस तरह से उनकी कंपनी की ग्रोथ फिर से बढ़ जाती है। इसमें चार्ल्स ने किसी तरह के एफर्ट्स नहीं डाले, उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज दिया ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक नंबर लिखकर। ये सभी प्रिंसिपल्स मैंने कवर किए हैं डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। ये इस बुक का पार्ट 3 था। पार्ट 2 और 1 जरूर देखें, जिनकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में है।
और इसी के साथ मैं गुरजीत सिंह आपसे अलविदा लेता हूँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें।